हाँ, तो आज का जो वीडियो है वो उन इंटेलिजेंट बच्चों के लिए है। देखो क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सभी जने एक जो 1.1 एक्सरसाइज आई है आपके इस बार, तो बस उसके पीछे पड़े हैं कि 1.1 इस बार तो नहीं आ गई। अरे तो नहीं आने से क्या, उसके एग्जाम्पल देखें आप, उन एग्जाम्पल्स में सारे वो मेथड हैं जो पुरानी 1.1 से लेके 1.4 तक वीडियो क्वेश्चन दे रखे थे। इसलिए सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने पड़ेंगे। और ये मैं चैलेंज गारंटी करता हूँ, आपसे चैलेंज करता हूँ कि जो मैं मेथड बता रहा हूँ वैसा मेथड आपको यूट्यूब पे तो नहीं मिलने वाला। शॉर्ट ट्रिक के में सोल्यूशन मिल रहा है, उसमें मार्क्स नहीं आएंगे। बोर्ड पे पहले आंसर लिख दिया जा रहा है, उतार लो साहब, ये कोई मैथ होती है कैसे? सोल्यूशन तरीके से, टेक्निक से, फुल ऑथेंटिक तरीके से मैं जो करवा रहा हूँ। तो इसलिए ध्यान ये रखना कि ये जो आज का वीडियो आने वाला है, इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी वीडियो हैं 25-30, ये सारे पढ़ना है आपको। पुरानी वैदिक मैथ्स अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो 4 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर को पुराने वाले को ही पढ़ना है। और नई वाली में तो है ही क्या, 5 वीडियो बनेंगे, 2 तो अपने डाल दिए नई वाली में भी, जिसमें न्यू वैदिक मैथ्स लिखा हुआ है। एक प्लेलिस्ट और, एक तो प्लेलिस्ट इसकी है जो आज का वीडियो आएगा, इसकी प्लेलिस्ट अब 25-30 वीडियो मिलेंगे आपको इसमें। और एक प्लेलिस्ट है आपकी जो न्यू वैदिक मैथ्स के नाम से है, उसमें चले जाना। 2 वीडियो मैंने उसमें अपलोड कर दिए हैं, 3 और बनेंगे वो डाल देंगे। तो ये चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। और वैदिक मैथ्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आजकल आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। अब मैंने ये जो 1.4 स्टार्ट करवाई थी, इसका एक वीडियो अपलोड किया था। बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चों के कमेंट आए थे कि सर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बहुत अच्छा लगा, मैंने काफ़ी दिनों से वेट करवाया आपको, लेकिन अब मैं आपको उसको कंप्लीट करवा देता हूँ। उसके अंदर क्या था, 1 से 8 तक तो अपन ने कर लिए थे। उस मेथड के अंदर भी मैंने 5 या 6 आपको एप्लीकेशन लिखवाई थी, पूरे तरीके से ऑथेंटिक तरीका है प्रॉपर। मैं चाहता तो बहुत शॉर्ट स्पीड में सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, उसका क्या मतलब है। और आज भी मैं आपको 6 एप्लीकेशन लिखाऊंगा, जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेके जितने भी ये 20-22 क्वेश्चन अपने पूरे हो जाएंगे। ये आपको अगर 9 से लेके पूरे करने हैं तो आपको 5 या 6 एप्लीकेशन लर्न करनी पड़ेगी। 3 मैंने अभी लिख दिए, इन तीनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे अपने डिसाइड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट फिर 3 लिख दूंगा, आगे बचे हुए सारे कर लेंगे, ठीक है। तो इन 3 से रिलेटेड कितने क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 इसी से रिलेटेड है। अब पहले इनको पढ़ो, ये है क्या, ये अपन को लर्न करनी है। अभी आप ये सोच रहे होंगे 4 मार्क्स से लिखती है, मेहनत बिल्कुल करनी पड़ेगी, आगे के लिए बहुत काम आएगा आपके ये फ्यूचर में। तो देखो, पहली एप्लीकेशन है कि इन x इज कॉमन फैक्टर इन ऑल द टर्म्स कंसर्न देन x इक्वल्स टू 0। कि कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा हो, यदि उस समीकरण में, उस इक्वेशन में प्रत्येक पद में, मतलब बराबर के इधर भी और बराबर के उधर भी, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसके इधर भी और उधर भी दोनों तरफ अगर x कॉमन है तो डायरेक्ट आंसर 0 होगा। उसके अंदर आंसर क्या होगा, तो x बराबर 0, बस आंसर। ये है बहुत ईजी, लेकिन ये बात अपन को सॉल्यूशन में लिख के आनी पड़ेगी कि हम जानते हैं कि कोई इक्वेशन में अगर x कॉमन है तो वहां पर x की वैल्यू 0, मतलब 0 आंसर होगा। अभी सॉल्यूशन करवा दूंगा। ऐसी सेकंड एप्लीकेशन है कि इफ इन अ लीनियर इक्वेशन, ध्यान से सुनना पूरा प्रॉपर तरीके से, द इंडिपेंडेंट टर्म्स इन बोथ द साइड्स हैव द सेम वैल्यू देन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज 0। यानी कि यदि एक घातीय समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान हो तो चर राशि का मान 0 होता है। स्वतंत्र पद का मतलब है, जैसे ये दो तरफ आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है, यानी कि रैखिक या एक घातीय समीकरण दे रखा है। एक घातीय का मतलब जैसे ये भी एक घातीय है जिसके ऊपर पावर नहीं हो, ऊपर कोई पावर नहीं हो, घात नहीं हो, उसके ऊपर पावर नहीं है, तो ये एक घातीय हो गया। तो ऐसा कोई समीकरण हो, कोई इक्वेशन हो, ठीक है, जिन लीनियर इक्वेशन अपन बेसिकली बोलते हैं, तो हमेशा दोनों में जो स्वतंत्र पद होगा, दोनों में कॉमन देखना है कि दोनों तरफ कॉमन क्या चीज़ आ रही है। जैसे इसके अंदर क्या कॉमन आएगा, अभी बताता हूँ क्या कॉमन आएगा, सॉल्व करके बताऊंगा। तो इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब इसके अंदर वो होगा जो नंबर होगा, कोई सा भी, जैसे 4 कॉमन आ रहा है या फिर 15 कॉमन, संख्या, मतलब इसमें x कॉमन था, ध्यान से सुन रहे हो ना, हाँ इसमें x कॉमन था, इसमें नंबर मतलब कि जैसे 4 दोनों में कॉमन है, 8 दोनों में कॉमन है, 12 दोनों में कॉमन है। दोनों का मतलब इधर भी और इधर भी। मेरा दोनों का मतलब बराबर के लेफ्ट साइड में, बराबर के राइट साइड में भी। मेरी बात समझ रहे हो, गुड। थर्ड है, इफ इन द इक्वेशन बोथ फ्रैक्शंस हैव द सेम न्यूमेरिकल न्यूमरेटर देन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द सम ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। ध्यान रखना, यदि समीकरण में 2 फ्रैक्शन यानी 2 भिन्न दी हुई है तो उसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर यानी अंश होता है, अंश परस्पर समान हो। फ्रैक्शन दे रखी हो 2 का मतलब बराबर के इधर भी बराबर के उधर भी, दोनों में न्यूमरेटर सेम हो। जैसे 2.3 तो इधर भी 2.5 भले ही हो, तो ऊपर न्यूमरेटर अगर सेम हो, ऊपर वैल्यू, ठीक है, न्यूमरेटर यानी अंश अगर समान हो
तो उनके हरों का योग, यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा नीचे पॉन में होगा, उनका योग, योग का मतलब सम, बराबर में शून्य रख के सोल्व किया जाएगा। ये बात समझ में आई? अभी इससे भी क्वेश्चन कराऊंगा तब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये 3 साथ साथ उतारना, और जितनी जगह ये उनसे थोड़ी सी ज़्यादा जगह और छोड़ना। इसका एक इम्पोर्ट अलग से पेज बनाना है आपको। ये फॉर्मूले हैं एक तरीके से, ये इसमें लिखना है, लेकिन पहले आपको फॉर्मूले एक साथ उतारने हैं। तो जितनी जगह इसमें आपने आपको लगी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा और छोड़ना है, क्योंकि 3 और लिखेंगे अपन, जस्ट इससे दुगनी जगह छोड़ देना, ठीक है। तो टोटल 6 एप्लीकेशन हो जाएगी, और उसके बाद में सोल्यूशन यहाँ से उतारना क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, ये है 2x + 1 + x + 3 = 5x + 4। सबसे पहले तो ये देखना है कि कुछ कॉमन है क्या, इधर भी बराबर के उधर भी कुछ कॉमन है क्या। देखिए ना, मतलब अभी कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर हमने देखा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा सोल्व कर लिया जाए। इसको अपने सोल्व किया। देखो एक बात बताओ, बीच में प्लस है, और जब किसी दो वैल्यू के मिड में प्लस होना तो वो सिर्फ उल्लू बना रहा है आपको। भाई ब्रैकेट का क्या मतलब है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं। यहाँ अगर प्लस नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई होता बारी बारी, यहाँ अगर प्लस नहीं होता इंटू होता ना तो वो बारी बारी मल्टीप्लाई होता। लेकिन प्लस का मतलब ये अभी ऐसा है, ऐसा ही, बस ब्रैकेट हटा दो भले, कोई मतलब ही नहीं है, ये ऐसा है। और इधर 5x + 4 अपनी जगह, कहने का मतलब 2x और 1x 3x हो गया, 2x और 1x 3x हो गया, और 1 और 3 ये हो गया 4। इधर भी 5x + 4। बस सोल्व नहीं करना है, कहीं x की वैल्यू मत निकालने लग जाना। बहुत सारे वीडियो देखे होंगे आपने जो x की वैल्यू निकलवा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं, सोल्यूशन नहीं होता ऐसा, ठीक है। उनको पूरी स्टडी नहीं करी उन्होंने वैदिक की, तो ये ध्यान रखना। 3x + 4 = 5x + 4, बस इतना ही छोड़ना है। पहले मेथड का ध्यान दो। सोल्यूशन में लिखा हुआ क्या है, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। सूत्र शून्य साम्य समुच्चय से अगर सोल्व करना हो 9 से लेके 20 तक, और 1 से लेके 8 अलग मेथड था, ध्यान है ना आपको। हाँ, ये मेथड का जरूर ध्यान रखना एग्जाम में, ये मेथड लिखा होगा, फिर दिमाग में लिखना है कि अच्छा इसकी 6 एप्लीकेशन होती है, उसकी भी 5 या 6 एप्लीकेशन होती है, ये बात याद है ना। हाँ, तो इसमें ये फर्स्ट एप्लीकेशन अब कौन सी लगेगी बताओ। दोनों में इंडिपेंडेंट टर्म कॉमन है, स्वतंत्र पद है, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है। कहा था मैंने आपको कि जिसके अंदर वैल्यू कॉमन हो। इस पॉइंट नंबर 2 को अपन को एज इट इज यहाँ पर उतारना है। कैसे कि देखो कहाँ से उतारना है, मैं भी उतारूंगा, टाइम वेस्ट होगा, आप समझ गए होंगे कैसे। कि द इंडिपेंडेंट टर्म इन बोथ साइड्स हैव द सेम वैल्यू, देन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज 0। यानी कि एक घातीय समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान हो तो चर राशि का मान 0 होता है। ये यहाँ पर लिखना है वी नो दैट करके। हम जानते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों एज इट इज इसके आंसर में इसको लिखना है। समझ पा रहे हो। हाँ, ये लिखने के बाद में नीचे लिख देंगे x = 0 आंसर। समझ पा रहे हो, क्योंकि जब ऐसा हो तो उस पूरे की पूरी वेरिएबल का वैल्यू यानी कि जो सॉल्यूशन होगा वो 0 होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो सारे क्वेश्चन करोगे ना तब ये आपको ये जो एप्लीकेशंस है ये आपको याद होगी, ठीक है। जैसे ये है a x - 1 + b x - 1 c x - 1 + d x - 1। आपको चारों या फिर बराबर के इधर बराबर उधर सब में x - 1 x - 1 x - 1 x - 1 कॉमन नजर आ रहा है ना। यानी कि हम इसको अगर देखें तो इसके अंदर कौन सी एप्लीकेशन लगेगी बताओ। पहली क्यों लगेगी, पहली इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन x इज कॉमन फैक्टर इन ऑल द टर्म्स कंसर्न देन x = 0। यानी कि यदि समीकरण प्रत्येक x में प्रत्येक पद में x में एक सार्वजनिक गुणनखंड हो, मतलब कि x की फॉर्म में अगर कॉमन आ रहा हो। यहाँ तो था इंडिपेंडेंट टर्म, ऐसा मान लो कि इसका मतलब है सिर्फ संख्या। जब संख्या कॉमन हो, जब नंबर कॉमन हो तो डायरेक्ट आंसर। कभी भी संख्या और x दोनों एक साथ कॉमन नहीं आएंगे, चिंता मत करना, ठीक है, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पर है संख्या कॉमन है, मतलब नंबर कॉमन था ना क्वेश्चन नंबर 9 में। तो जब संख्या कॉमन हो डायरेक्ट 0, x = 0 देन आंसर। लेकिन इसके अंदर जब x के टर्म में कॉमन हो, पहला पॉइंट क्या है कि अगर x के टर्म में कॉमन हो तो जो भी वैल्यू कॉमन है उसके बराबर 0, जो भी वैल्यू कॉमन है। जैसे यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक ही बात है। यहाँ सर्वनिष्ठ गुणनखंड बोल दो, चाहे उभयनिष्ठ गुणनखंड या फिर सर्वनिष्ठ बोल दो, चलो हिंदी वाले, ठीक है। सर्वनिष्ठ गुणनखंड वो क्या कॉमन है, x - 1। मेरी बात समझ गए, दोनों में x - 1 कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात लिखनी है कि इन कॉमन फैक्टर इन ऑल द टर्म्स कंसर्न देन x, जो ये पूरी वाली बात, ये पूरी बात इंग्लिश वाले यहाँ तक
और ब्रैकेट में जो हिंदी वाली बात लिखी वो हिंदी वाली यहाँ तक, ये बात आपको लिखनी है। लिखने के बाद में x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि जो भी कॉमन है उसके बराबर में 0 रखना है। कब? जब x में कॉमन हो। जैसे x माइनस 1 है, हो सकता है x माइनस 2 हो, x कुछ भी हो, लेकिन डायरेक्ट आंसर 0 मत लिखना। यहाँ x बराबर 0 का मतलब ये नहीं है कि x को 0 मान लो, नहीं, जो x की फॉर्म में, जो x के टर्म में कॉमन है उसके बराबर 0। कहने का मतलब है सोल्यूशन क्या आएगा, x बराबर 1, तो यहाँ आंसर होगा 1। ठीक है, इजी है। 2 लाइन डॉट डॉट करिए, उसका मतलब ये चीज़ यहाँ उतारनी है। मैंने इसीलिए कि अपन को 2 बार ना रिपीट करनी पड़े हर क्वेश्चन में, मैंने इसलिए यहाँ पर लिखी है। इनसे जितना भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे अपन कर लेंगे ताकि टाइम बच जाएगा आपको, लेकिन आपको आलस नहीं करना, आपको यहाँ पर उतारना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में 11 देखो, इसको अपन जरा अगर देखें तो कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, अभी तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो मैंने आपको क्या बात बताई थी कि जब डायरेक्ट देखने पर कुछ भी कॉमन नजर नहीं आता, इस 10 में तो सीधा देखने पर समझ में आ रहा था, नहीं आता अगर देखने पर कॉमन, तो उसको एक बार सोल्व करो। सोल्व करते हैं आओ। तो एक बार x को x प्लस 9 के साथ सोल्व किया, भाई ये x इस बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 भी x प्लस 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको भी करो, एक बार x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये वाला 3, पता तो है ना ये चीज़ें, तो ब्रैकेट खोलना मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो अब इसको इससे करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9x, इसको क्या तो x प्लस 9, क्योंकि 1 को करने पर तो वही आता है, इसको क्या तो x स्क्वायर प्लस 3x, इसको क्या तो 3x प्लस 9। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया x स्क्वायर, 9x और 1x, ये हो गया 10x प्लस 9 इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये हो गया 6x प्लस 9। ये मेथड कहीं नहीं मिलना है, और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना है। पूरा सोल्यूशन जितना मैं कराऊंगा उतना करके आना है, शॉर्ट एंड स्वीट के चक्कर में मत रहना। अब देखो आपको नज़र आ रहा होगा 9 कॉमन, कुछ बच्चों को नज़र x स्क्वायर भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैंने कहा था ना एक घातीय होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन ही होनी चाहिए, उसके अंदर इंडिपेंडेंट टर्म होता है। यानी कि इस पूरे जितने भी क्वेश्चन अपन करेंगे, स्क्वायर क्यूब कोई पावर वाली वैल्यू तो अपन को देखनी नहीं है, भले ही वो कॉमन ही क्यों ना हो। इसका मतलब एक्स स्क्वायर तो हम लेना ही नहीं है, उसके बाद में फिर कौन अपना कॉमन है, 1 9। तो आपको ये लाइन लिखनी है कि ये पूरे 2 नंबर पॉइंट यहाँ से कि इन अ लीनियर इक्वेशन द इंडिपेंडेंट टर्म, इफ़ की जरूरत नहीं है, चाहो लिख देना कोई बात नहीं, ये एज इट इज आपको इसके अंदर छापना है कि इंडिपेंडेंट टर्म जिसका नाम जो कि नो है, इन बोथ साइड हैव द सेम वैल्यू, देन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 0। ठीक है, मतलब कि एक घातीय समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान। तो देखो एक ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 2 लाइन उतारोगे ना कि इन लीनियर इक्वेशन द इंडिपेंडेंट टर्म्स, तो यही ब्रैकेट में लिख देना, जैसे इसमें नो कॉमन है तो नो लिख देना। ठीक है, नो, और जो अपन ने 9वां क्वेश्चन किया था ना, वहाँ पर आप लिख देना 4, उसमें 4 कॉमन था, हिंदी वाले बच्चे भी। एक घातीय समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद ब्रैकेट में नो समान हो तो चर राशि का मान 0 होता है, और ऊपर लिख देना वी नो दैट, हम जानते हैं कि। ठीक है, ये बात दोनों अगर लाइन लिख दोगे उसके बाद में लिख देना इट मीन्स x बराबर 0। मैंने कहा भी था कि जब इंडिपेंडेंट टर्म हो तब तो सीधा x बराबर 0, लेकिन अगर x की टर्म में हो तो x जो भी वैल्यू है कॉमन बराबर 0। ठीक है, गुड। अब ऐसे ही 12 क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन और 13वां दोनों एक साथ देखना, पहले 12वां समझ लो फिर 13वां, तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो x/2 प्लस, पहली बात तो ये भिन्न में है, फ्रैक्शन में, x/3 x मतलब ऊपर न्यूमरेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है, यानी कि ऊपर अंश नीचे हर। तो पॉइंट नंबर 3, इसी लिए मैंने पॉइंट पहले लिखवाई थी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। इफ इन द इक्वेशन बोथ द फ्रैक्शन हैव द सेम न्यूमेरिकल न्यूमरेटर, देन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑब्टेन बाय पुटिंग द सम ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। यानी कि अगर समीकरण में 2 भिन्न दे रखी हो, दोनों भिन्न के अंश समान हो, अंश अगर न्यूमरेटर अगर समान हो, तो उनके जो डिनोमिनेटर है उनको योग करके बराबर में 0 रखने पर वैल्यू प्राप्त होती है। समझ पा रहे हो? जैसे कि अब यहाँ पर क्या आपको साफ पता चल रहा है कि अंश समान है, यानी कि लिख सकते हो आप हियर, ये पूरा वर्डिंग में लिखना है आपको मस्त, हियर न्यूमरेटर, या फिर ये पूरी लाइन लिखो ना आप, हाँ, वी नो दैट करके पूरी की पूरी 2 लाइन, ये एज इट इज। इंग्लिश वाले तो ये लिखेंगे, इसको आप ऑन वर्ड्स में लिख सकते हो, यहाँ तक पूरा हिंदी वाली ये अपने शब्दों में कुछ कट पेस्ट करके लिख सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर ये पूरी 2 लाइन एज इट इज आप लिख देना कि हम जानते हैं कि अगर किसी के अंश या न्यूमरेटर अगर समान हो तो उनके डिनोमिनेटर का सम को 0 के बराबर रखने पर वैल्यू आंसर आता है। ठीक है, कहने का मतलब है अपन करेंगे सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है,
इन LHS, हिंदी में क्या लिख देंगे, बाएं हरों का योग, कहने का मतलब 2 + 3, भाई हरों हर का मतलब डिनोमिनेटर, तो बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड बायां हो गया, बराबर के उधर राइट हैंड साइड दायां हो गया, यानी कि 2 + 3 जो कि क्या निकल के आ गया 5। ऐसे ही फिर लिखना आपको सम ऑफ डिनोमिनेटर इन RHS, यानी कि दाएं राइट हैंड साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, दाएं हरों का योग, और वो है 4 + 1, और वो भी क्या है 5। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये जो फॉर्म लिख रखे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सूत्र के अनुसार, सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है कि हरों का योग, दोनों जो डिनोमिनेटर होंगे उनको जोड़ो, 5 इसका भी उसका भी 5 और बराबर में 0 रखो, तब जाके आंसर आएगा। तो बस देखो 5 + 5 बराबर 0 रखना है, इसका मतलब x बराबर 0, क्योंकि भले ही 10 हो रहे हो लेकिन बराबर में 0 ही रखना है। हमारे पास अभी x की वैल्यू नहीं है, हालांकि हमारे डिनोमिनेटर में अगर x की वैल्यू होती तो वो 16 हो जाती, लेकिन यहाँ पर 5 + 5 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर 0, ये आपको लिखना है, x भले हो या ना हो, x बराबर 0। अब सुनना, यही क्वेश्चन अभी थोड़ा बहुत अगर कम समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 13 जब देखोगे तब पता चल जाएगा कि यहाँ जब x नहीं होता तो भी x बराबर 0 लिखना है, 13 में x है तो वहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी x बराबर 0 लिखने की, यानी कि 5 + 5 10 बराबर 0, इसका मतलब ये कि इसके बराबर में है 0, इसका मतलब जहाँ पर x होता है और वैल्यू तो x की निकलेगी ना, तो x बराबर भी 0 आएगा। समझ पा रहे हो? अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तब आपको सारी बात समझ में और ज़्यादा अच्छे से आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपका, ये थोड़ा सा डिफरेंट लेकिन लगभग वैसा ही 12 जैसा ही, ये फ्रैक्शन दे रखी है, ये फ्रैक्शन दे रखी है, बराबर 0 है, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन चाहे किधर भी हो, कोई 2 फ्रैक्शन होनी चाहिए, कोई 2 भिन्न होनी चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है, यदि समीकरण में 2 भिन्नों के अंश, यानी कि इफ इन द इक्वेशन बोथ द फ्रैक्शन हैव द सेम न्यूमेरिकल न्यूमरेटर, यानी कि कोई भी 2 फ्रैक्शन होनी चाहिए, वो चाहे बराबर के इधर हो चाहे बराबर, उससे फर्क नहीं पड़ता, फ्रैक्शन कितनी होनी चाहिए 2। अच्छे से याद करना है एप्लीकेशंस को। तो ये दोनों लाइनें एज इट इज आपको यहाँ उतारनी है, जो 12वें में उतारी थी आपने, ये वाला एज इट इज यहाँ, एज ये पूरी इंग्लिश वाले इंग्लिश, हिंदी वाले हिंदी, ठीक है। अगर ऐसा है तो, और जहाँ पर आप ये लिखोगे ना कि इन द इक्वेशन बोथ द फ्रैक्शन हैव सेम न्यूमेरिकल न्यूमरेटर, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लिख देना 1, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन है 1, और पिछले में क्या कॉमन था, पिछले में कॉमन था हमारे पास x, ठीक है, पिछले में कॉमन था x, तो वो भी आप ब्रैकेट के अंदर लिख के दिखा देना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर अगर ये चीज़ कॉमन है, 2 लाइनें आपने अगर लिख दी, ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दायां बायां तो है नहीं, क्योंकि बराबर के इधर ही है सब कुछ, तो डायरेक्ट अपन को क्या करना है, ऐसी कंडीशन में जो इसके हर होते हैं, ये वाला प्लस ये वाला, इन दोनों को ऐड करवा के बराबर में 0 रखना है। ये बात हमें ये एप्लीकेशन नंबर 3 कहता है कि जब न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर का सम बराबर 0, तो डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड तो है नहीं, इधर 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 x इज इट इज जोड़ दो, तो 12 में और 13 में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन आपको समझ में चीज़ आ रही होगी। अब अपन इसको सोल्व कर देंगे, तो x और x हो गया 2x, और 4 में से 6 यानी कि माइनस का 2 बचा हो, तो आप जानते हो क्योंकि माइनस का 6 बड़ा है तो माइनस का 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, 2x इस 2 को भेज देंगे उधर, तो 2 प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ये 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड में चला जाएगा ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये तो सिंपल सोल्यूशन वाली बातें हैं, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले करवा रखी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा डिफरेंट भी। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट। अब ऐसे ही 14 आपका, ये प्रॉपर 13 जैसा ही है, क्या न्यूमरेटर सेम है, वही 2 लाइन वापस एज इट इज उतार देना ये वाली, ठीक है, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों उतार देना। तो सीधा अपन क्या करना पड़ेगा, हरों को जोड़ना है, नीचे और डिनोमिनेटर को ऐड करना है, प्लस 2x प्लस 8 और बराबर में क्या रखना है 0, तो 3x और 2x हो गया 5x प्लस 8 और 2 हो गया 10 बराबर 0, तो 5x इक्वल टू 10 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10/5, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। तो बहुत सिंपल है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14। ऐसे ही तो क्वेश्चन नंबर 15, बहुत मेहनत करी है मैंने आपके लिए वैदिक में, ठीक है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज करके फिर पता चलता है कि वैदिक चीज़ क्या है, बहुत समझने वाला टॉपिक हर किसी के बस की नहीं है ये। जैसे पॉइंट नंबर 4 एप्लीकेशन नंबर 4, keep the sum of the numerators and sum of the denominators of the fractions are same। ध्यान रखना कि अगर न्यूमरेटर का सम या फिर डिनोमिनेटर का सम अगर, और वो भी फ्रैक्शन में, सीधी सी बात है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा तो फ्रैक्शन तो होगी, अगर समान हैं तो फिर उन दोनों में से किसी भी एक को एक के बराबर 0 रख लो, यानी यदि समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग या फिर दोनों में हरों का योग परस्पर समान हो तो
किसी भी का योग समान रखने पर चर राशि का मान ज्ञात हो सकता है, किसी के भी बराबर 0 रखने पर। आप ही सोच रहे हैं बीच में लाइन क्यों छोड़ दी, या फिर दोनों योग एक निश्चित रेशियो में हो, बताता हूँ, या फिर और इन ए डेफिनेट रेशियो देन द सम ऑफ इक्वल टू 0 विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कहने का मतलब ये है, एग्जाम में क्या लिख के आना है कि हमें इसको चेक करना है कि यार ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, फ्रैक्शन में है तो फिर रूल याद करना है कि हमेशा चेक करना है कि क्या इन दोनों का सम कहीं बराबर तो नहीं हो रहा, इधर नीचे और ऊपर दोनों न्यूमरेटर का सम और डिनोमिनेटर का अगर सम बराबर हैं तो किसी एक के बराबर 0 रख लो, क्योंकि वैसे दोनों है तो बराबर ना। जैसे 2x और 2x 4x, 4x और 4 और 1 5, 4x प्लस 5 ऊपर वाला आ रहा है, 2x और 2x 1 और 4, 4x प्लस 5 नीचे वाला आ रहा है, तो दोनों सेम टू सेम वैल्यू है, किसी एक के बराबर 0 रखना है अगर ऐसा हो, यानी कि न्यूमरेटर का सम यानी कि अंशों का योग और डिनोमिनेटर का सम यानी कि हरों का योग अगर समान आ रहा है तो किसी एक के बराबर 0 रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में क्या लिख के आना है, हम जानते हैं कि उसके बाद में ये जितने मैंने अंडरलाइन वर्ड किया है, इफ द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड सम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शंस आर सेम, उसके बाद में नीचे आ जाना सीधा, देन दैट सम इक्वल टू 0 विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसके बाद तो ये बीच वाला लाइन छोड़नी है। बीच वाला लाइन क्यों छोड़नी है, क्योंकि ये बराबर की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि इक्वल रेशियो में हो, तो इसमें तो इक्वल रेशियो की बात है ही नहीं, अभी तो एज इट इज खुद बराबर है, तो यानी कि या तो ये हो या फिर अनुपात में हो, लेकिन अभी अनुपात में नहीं, बराबर है, तो इसलिए हम ये लिख रहे हैं। अगर अनुपात में होगा, रेशियो में होगा तो ये लिख देंगे, वो नहीं लिखेंगे। अब मेरी बात समझ में आ गई, शाबाश। ये दो लाइनों के बाद में आपने क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। अच्छा पहले सोल्व कर लो उसको, पहले सोल्व करना, फिर 2 लाइन लिख देना। अब समझ गए, पहले सोल्व करोगे तभी तो पता चलेगा बराबर आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो पहले अपन एक काम करते हैं, लिखते हैं सम ऑफ न्यूमरेटर यानी कि अंशों का योग, और अंशों का योग दोनों का अंश लेते हैं, 2x प्लस 4 इसका प्लस 2x प्लस 1 इसका, तो 2x और 2x हो गया 4x और संख्या होगी 5, यानी कि 4 और 1 5। ऐसे ही फिर नेक्स्ट लाइन लिख देंगे सम ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि हरों का योग, और फिर हो जाएगा नीचे वाला 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 4, इसको जोड़ा तो 2x और 2x 4x और 1 और 4 5, यानी कि सेम है। फिर वो 2 लाइनें लिखनी है, कौन सी, ये जो मैं अंडरलाइन की है वो लिख दी, और उसके बाद में क्या करना है, कोई सी भी एक ले लो, भले इसके बराबर 0 रख लो, भले इसके बराबर 0 रख लो, बात तो एक ही है, दोनों बराबर है, यानी कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बराबर 0। तो जब सोल्व करेंगे तो 4x इक्वल्स टू 5 जाएगा उधर, तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5/4। आपको पता है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा। तो बेहद सिंपल है, ये था क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या है, इसको भी ज़रा चेक करते हैं। तो अपन बात करेंगे सम ऑफ न्यूमरेटर की यानी कि अंशों का योग। आप सोच रहे होंगे पता कैसे चलेगा, पता चल जाएगा सॉल्यूशन करोगे तब, कि जब भी फ्रैक्शन आएगा तो फ्रैक्शन का ये वाला रूल या फिर रूल नंबर 3, इन दो में ही तो रूल अप्लाई करना है, चेक करना है कि कैसा लग रहा है, 3 जैसा या फिर 4 जैसा, एप्लीकेशन 3 जैसा या फिर एप्लीकेशन 4 जैसा, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि 3 और 1 4x, ऐसे तो रफली जोड़ लो ना, 3x और 1x 4x, 4x प्लस 3, ठीक है। नीचे आ जाओ, 5 और 3 8x, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 8x माइनस 6, देखो शॉर्ट बताता हूँ, चलो शॉर्ट में ऊपर तो है 4x प्लस 3, लॉजिक लगाना सिखा रहा हूँ ना, शॉर्ट में नहीं, सोल्यूशन तो पूरा करना है। 4x प्लस 3 और नीचे आ रहा है 8x प्लस 6, दोनों अनुपात में सेम है, रेशियो में बराबर है। मैंने कहा था ना, पिछला इक्वेशन जो अंडरलाइन किया था वो क्यों लिखा, क्योंकि वैल्यू सेम थी, एज इट इज दोनों का सोल्यूशन 14वें क्वेश्चन के अंदर, सॉरी 15वें में, 15 में वैल्यू ही सेम आ रही थी, लेकिन इसमें रेशियो बराबर है। कैसे, कि जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये 4x प्लस 3 है, ये 4x प्लस 6 है, यानी कि 1:2, 1:2, मतलब ये इसका दुगुना है। तो 1:2 का मतलब दोनों अगर एक अनुपात में हो, दोनों अनुपात एक है, रेशियो सेम है, तो जब वो सेम रेशियो के अंदर हो या फिर एक फिक्स रेशियो के अंदर हो, एक निश्चित अनुपात में हो, हाँ ये ऐसा होता ना, ये 1 होता है, 2.5 होता, तो नहीं, निश्चित अनुपात होना चाहिए, 1:2, 3:4, 5:6, ऐसा फिक्स अनुपात होना चाहिए। तो ये एक 1:2 के अनुपात में है, इसका मतलब इसमें भी प्रॉपर्टी नंबर 4 या एप्लीकेशन नंबर 4 या फिर रूल नंबर 4 लगेगा, ठीक है। अंशों का योग देखा तो 3x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 ऐड किया तो 3x और 1x 4x, 2 और 1 3, ठीक है, ये आ गया, छोड़ दो यहीं पर।
फिर सम ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि हरों का योग, हर क्या है 5x प्लस 7 और 3x माइनस 1, दोनों को ऐड करना तो बीच में प्लस लगा दो, तो 5x 3x हो गया 8x, 7 में से 1 जाएगा तो 6। ठीक है, इसको जरा अपन देखें तो दोनों वैल्यू जो हैं 1:2 के अनुपात में है। ठीक है, यानी कि 1:2 दोनों का अनुपात निकल के आता है। या फिर ऐसा कर लो कि 4x प्लस 3 अपॉन 8x माइनस 6 इक्वल्स टू 1:2। सॉरी भाई, यहाँ 6 प्लस का करना। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा 1:2, क्योंकि फिक्स एग्जैक्ट 1:2 के अनुपात में कटेगा। 1/2 या फिर 1:2, 1:2। मैंने बटे में क्यों लिखा, क्योंकि किसी भी चीज़ को बटे में लिखना मतलब अनुपात में लिखना होता है। और इसके बाद में आपको क्या करना, 2 लाइन उतारनी है। कौन सी, इफ द सम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन, ये तो नहीं लिखना आपको, इस बार आपको ये लिखना है कि इफ द सम ऑफ द न्यूमरेटर्स एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ तक। ठीक है, और फ्रैक्शन यहाँ तक, फ्रैक्शंस। फिर ये आर इन वाली लाइन नहीं लिखनी, यहाँ लिखना है इन ए डेफिनेट रेशियो, क्योंकि अभी रेशियो की बात चल रही है। इफ द सम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन in a definite ratio are in a definite ratio, then that sum of equal to 0। ठीक है, यानी कि यदि समीकरण दोनों पक्षों का अंशों का योग और उनके हरों का योग के बाद योग एक निश्चित अनुपात में हो, तो किसी भी योग को 0 के बराबर रखने पर, तो रखेंगे अगर दोनों के बराबर, तो देखो 1:2 के रेशियो में आ रहा है, तो दोनों को किसी भी एक को आप 0 के बराबर रख लो, आंसर सेम ही आएगा। कैसे कि अगर मैं 4x प्लस 3 बराबर भी 0 रखूं या फिर 8x प्लस 6 बराबर 0 रखूं, बात एक ही है। तो मैं सोल्व करूंगा तो ये सोल्व होगा, 3 जाएगा उधर तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 3.4। या फिर इसको सोल्व करना चाहते हो या तो 8x माइनस का 6 उधर जाके, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 6/8, ये 2 की टेबल से कट जाएगा, तो 2 3 6 और 2 4 8, यहाँ पर भी माइनस का 3.4 और यहाँ पर भी माइनस का 3.4। बात एक ही है, किसी भी दोनों में से किसी को भी आप रख सकते हो। बहुत इजी है, इतना ज़बरदस्त ऑथेंटिक तरीका, बहुत मेहनत करके बनाया गया है। अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से लिखना। ठीक है, ऐसे ही फिर एक ज़बरदस्त क्वेश्चन नंबर 17 और एप्लीकेशन नंबर 5 लिख दिया मैंने। समझ पा रहे हो, जिस एप्लीकेशन जैसे जैसा यूज़ है वैसे अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। परफेक्ट तरीका कहीं नहीं मिलेगा, ज़बरदस्त पढ़ो आप, बहुत मस्त मार्क्स आएंगे। फिफ्थ जो एप्लीकेशन वो ये है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, समझ पा रहे हो, यानी कि ये एक समीकरण के एक पक्ष में अंश और हर का अंतर ऑफ वन फ्रैक्शन बी द सेम एज दैट ऑफ सेकंड फ्रैक्शन ऑफ, या फिर देयर डिफरेंस आर इन ए डेफिनेट रेशियो, सेम वही बात है, देन दैट डिफरेंस इज इक्वल टू 0, गिव द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी कि अगर कोई समीकरण है, कोई इक्वेशन है, तो उसके एक पक्ष के अंश हर का दूसरे पक्ष के अंश हर के बराबर हो, या फिर एक फिक्स रेशियो में, फिक्स अनुपात में हो, तो किसी भी एक को आप बराबर में 0 रख लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ अपन देखें तो आप सोच रहे होंगे फिर ये कैसे चेक करेंगे, ये भी फ्रैक्शन में, तो चेक कर लो, 1 मिनट लगेगी। जैसे कि 5x, इसमें से ये माइनस करना है, तो 5x में 2x, पॉइंट में क्या डिफरेंस है, इसमें ऐड नहीं करना, डिफरेंस है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस यानी दोनों का अंतर, इसका इसका अंतर अगर बराबर है तो आंसर आएगा। तो चलो फिर इसका सोल्यूशन करते हैं अपन। पहले सोल्व करेंगे इसको। इसने कहा वैसा ही वैसा करेंगे। इसने कहा कि समीकरण एक पक्ष अंश व हर का अंतर दूसरे पक्ष के अंश हर के अंतर के बराबर हो। तो पहले अपन एक काम करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन LHS, यानी कि अंशों व हरों का अंतर बाएं भाग में, ठीक है, बाएं भाग में, बाएं मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो उसका डिफरेंस अपन करते हैं। वो क्या निकल के आएगा, 5x प्लस 7, ये था। अंतर का मतलब माइनस होता है, अंतर का मतलब, डिफरेंस का मतलब माइनस, माइनस करेंगे इसको 2x प्लस 1 को, लेकिन ब्रैकेट लगाना ना भूलें, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो सिर्फ 2x ही माइनस का होकर रह जाएगा। ब्रैकेट क्यों लगाना है, क्योंकि जब भी कोई दो वैल्यू हो, 2 डिजिट में वैल्यू हो, मतलब 1 और फिर उसके बाद 2, 2 संख्याएं हो, 2 नंबर हो, तो हमेशा और बाहर माइनस हो तो हमेशा ब्रैकेट लगाना। क्या फ़र्क पड़ा कि ये खुलेगा 5x प्लस 7,
तो ये माइनस अंदर अप्लाई होगा, तो 2x माइनस का 1 भी माइनस का, आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये माइनस का होकर रह जाएगा और गलती हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 5x माइनस 2x चला गया तो यहाँ बच गया 3x, और 7 प्लस का 1 माइनस का तो प्लस का 6 बच गया। ठीक है, और चाहिए तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, दोनों में 3 कॉमन जा रहा है तो x प्लस 2 बच गया। कॉमन क्यों लिया इसके पीछे आगे बात समझ में आएगी आपके, कॉमन लेने का पीछे कारण है, दोनों में 3 कॉमन जा रहा था, कॉमन का मतलब डिवाइड करना, तो 3 का 3x में डिवाइड किया तो सिर्फ x बचा, फिर 3 का 6 में किया तो 2 टाइम बचा। अब कॉमन क्यों लिया उसका अभी लॉजिक बताऊंगा, आगे समझ में आएगा। नेक्स्ट लिखेंगे अपन डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन RHS, यानी कि दाएं, RHS का मतलब दाएं, दाएं भाग के अंशों व हरों का अंतर, दाएं भाग मतलब ये। तो देखो अपने इसमें से माइनस किया, भले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस कर दो, भले डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस कर दो, बात एक ही है, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन इसमें से ये करेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, बेटर आप इसमें से माइनस कर दो, बात एक ही है। 3x प्लस 5 माइनस, माइनस का मतलब फिर ब्रैकेट लगेगा क्योंकि अंदर वैल्यू 2 है, तो 3x प्लस 5 ब्रैकेट ओपन हो तो माइनस का x माइनस का, भले ही आप इसमें से ये कर देना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 3x में से x किया तो 2x, 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है, इसको भी अपन कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आया। ठीक है, ध्यान दो, सॉरी 4 प्लस का बचेगा क्योंकि 5 बड़ी वैल्यू प्लस की है, 5 में से 1 गया तो 4, तो 2 कॉमन लिया तो x प्लस 2। अब देखो मैंने जो कॉमन लिया था ना उसका फ़र्क ये पड़ गया कि अगर मैं इसको यहीं पर छोड़ता और इसको भी यहीं पर छोड़ता तो सेम टू सेम वैल्यू नहीं आती, फिर अपन क्या करते। अब सेम टू सेम वैल्यू का मतलब है कि दोनों सेम टू सेम वैल्यू तो नहीं है, लेकिन एक रेशियो निकल के आ जाएगा। कैसे कि दोनों बराबर तो नहीं है, जबकि हालांकि इसने कहा था कि वो बराबर हो या बराबर नहीं हो, तो फिर एक फिक्स रेशियो में, जैसे 1:2, 3:2, 5:3, कोई से भी एक रेशियो में हो, अनुपात में होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो बराबर तो नहीं है, तो फिर हमने सोचा कि ये फिर रेशियो में है, तो रेशियो में अगर जब तक ये दोनों बराबर नहीं आते तो आपस में कटते नहीं। कैसे, कहने का मतलब है कि इसको मैं अगर रेशियो में निकालूं, मतलब अनुपात में निकालूं, तो क्या बनेगा, 3x प्लस 2 ऊपर है वो है, और 2x प्लस 2, ये कैसे लिख दो ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कट जाएगा, आपको पता है सेम वैल्यू कट जाती है। तो यहाँ पर 3/2 का मतलब है 3:2 निकल के आ गया। ये एक फिक्स रेशियो है, एक अनुपात है, चाहे वो कैसा भी हो, एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। 3:2 का अनुपात चल रहा है। अगर मैं ब्रैकेट में कॉमन नहीं लेता तो फिर अनुपात कैसे निकालता, आप सोचो, इससे सोल्व होना मुश्किल था जब तक ब्रैकेट में कॉमन लेके नहीं करता। ठीक है, ये बातें थोड़ी 2-3 बार पढ़ोगे तब समझ में आने लग जाएगी। चलो रेशियो आ गया 3:2, इसका मतलब ये फिक्स अनुपात में तो है। इतना करने के बाद आपको ये लाइन यहाँ से उतारनी है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि इफ द डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ वन फ्रैक्शन बी द सेम एज सेकंड फ्रैक्शन, अगर यहाँ सेम एज सेम नहीं है तो फिर यहाँ तक अपन लिखेंगे फ्रैक्शन, उसके बाद में फ्रैक्शन, उसके बाद बी द देयर फ्रैक्शन बी देयर डिफरेंस आर इन डेफिनेट रेशियो, देन दैट डिफरेंस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अंडरलाइन वर्ड यहाँ पर आपको 2 लाइनें उतारना है वी नो दैट के। हिंदी वाले यहाँ से उतारेंगे कि हम जानते हैं कि एक समीकरण के एक पक्ष के अंश व हर का अंतर दूसरे के अंश व हर के अंतर के फिर समान तो है नहीं, तो अंतर के अंतर का, हाँ यार, अंतर एक निश्चित अनुपात में हो तो किसी भी अंतर को 0 के समक्ष रखने पर उसका मान 0 आ जाता है। इसका मतलब दोनों का रेशियो एक फिक्स अनुपात में आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपन इसको क्या कर लेंगे, अब यहाँ देखना, ये 2 लाइन लिखने के बाद सोल्व करना है कि जो सोल्यूशन हमारे पास आया था ये या फिर ये कोई सा भी, 3x प्लस 2 बराबर 0 रख लो, या फिर 2x प्लस 2 बराबर, किसी एक को दिखाना आपको एग्जाम में, दोनों दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 3 उधर चला जाएगा, 3 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0। क्यों, क्योंकि 3/3 जाने का मतलब 0 ही तो होता है, फिर भी चलो करा देता हूँ। तो x प्लस 2 बराबर 0 हो गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, -2, क्योंकि जब उधर जाएगा 2 तो माइनस का हो गया। इसको भी करना चाहते हो तो कर लो, x प्लस 2, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में जाएगा, यानी x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर -2। तो बात है कि भले ये करके दिखा देना, भले ये करके दिखा देना, दोनों में से एक दिखाना है ना, बहुत ईजी। ये था क्वेश्चन नंबर 17। ऐसा ही 17 जैसा सेम टू सेम 18वां क्वेश्चन है। तो देखो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले वही डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर LHS, यानी कि बाएं भाग का वही सेम सातवें वाली थोड़ी लिख देना। तो अपन सिर्फ डिफरेंस करते हैं, 3x प्लस 6 माइनस ब्रैकेट 6x प्लस 3, ये वाली चीज़। ठीक है, तो सोल्व करने पर क्या आया, 3x प्लस 6,
तो माइनस का 6x हो गया और माइनस का 3 हो गया। तो सोल्व करने पर क्या निकल गया 6x, या 3x प्लस का है या माइनस का 6x है, तो माइनस का 3x और 6 में से 3 गया तो प्लस का 3। चाहो तो कॉमन ले लो इसके अंदर, 3 कॉमन लिया, अगर माइनस का 3 कॉमन लिया तो अंदर बच गया माइनस से ये कट गया प्लस हो गया x, और ये माइनस इसके साथ जाएगा। तो ध्यान है ना क्या कर रहा हूँ, जो भी चीज़ कॉमन है तो उसका डिवाइड किया जाता है। तो -3 का 3x में दिए डिवाइड किया तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 कट गया, सिर्फ x बचा। फिर -3 का +3 के साथ किया तो माइनस प्लस तो हो गया, -3 बन जाती। ठीक है, इतनी चीज़ आ गई लेफ्ट हैंड साइड का करने पर। ऐसे ही फिर लिख देना आप डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन RHS, यानी कि बाएं भाग के अंश व हर का अंतर। तो 5x + 4 माइनस ये ब्रैकेट में 2x + 7, यानी कि 5x + 4 माइनस का 2x और माइनस का 7, जो ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ सही है ना। हाँ, तो देखो 5x में 2x गया तो 3x बच गया, और यहाँ बच गया माइनस का 4 में 7 गया तो माइनस का 3। यहाँ पर भी आप 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लोगे तो x - 1 बच जाएगा। ठीक है, देखो दोनों सेम टू सेम है। तो अब देखो, हालांकि अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x - 1 से कट जाएगा, 1 रेशियो आ जाएगा, -+1 से रेशियो में अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटर है कि आप एग्जाम में क्या करो, बड़े में छोटा माइनस कर दो, ज़्यादा बेटर है। हालांकि गलत ये भी नहीं है, क्योंकि रेशियो -1 और 1 यानी कि 1 ही माना जाता है, अनुपात में माइनस प्लस का कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी बेटर है कि अपन बड़े में छोटा माइनस कर दें। तो इसी सॉल्यूशन को अपन ऐसा कर देते कि 6x, मैंने दोनों जानबूझ के करवाया आपको, ठीक है, और ये हो जाएगा 3x + 6, तो ज़्यादा बेटर है। क्या होगा इसमें कि इसमें सेम टू सेम वैल्यू आएगी कि 6x, इसमें से माइनस करने पर -3x - 6, यानी कि 6 में 3x चला गया तो 3x बच गया, और यहाँ माइनस का 6 है, प्लस का 3 तो माइनस का 3 बच गया। तो 3 दोनों में कॉमन ले लिया तो माइनस का, मतलब सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी। ये पिछला इक्वेशन हो जाएगा वापस, जिसमें अपन ने इसमें से वो माइनस किया था, पता है ना 17 में। तो यहाँ पर तो सेम टू सेम वैल्यू आ रही है। तो सेम टू सेम वैल्यू जब आए तो रेशियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेशियो निकाल दो 1:1, यानी कि सेम टू सेम वैल्यू है। इसका मतलब रेशियो की बात नहीं है। फिर आपको लिखना है ये 2 लाइन है कि if the difference between numerator and denominator of one fraction the same as same second fraction, ये लिखनी है इस बार, क्योंकि ये हैं वही एज इट इज ये हैं। लेकिन अगर इसमें से ये माइनस करोगे तो फिर सेम नहीं आएगी। तो थोड़ा दिमाग लगाना कि बड़े में छोटा माइनस करना। आप तो ये सोच लो कि बड़े में छोटे को माइनस करना है बस। ठीक है, ओके। तो ये करने के बाद ये जो मैं अंडरलाइन की है वो हटा देना, ये वाली नहीं लिखनी, क्योंकि इस बार रेशियो की बात नहीं, इस बार तो खुद बराबर है। इसके बाद में सेम टू सेम। ठीक है, यानी कि आप ये लिखेंगे, एक निश्चित अनुपात वाली बात नहीं लिखेंगे, अनुपात में हो वाली बात नहीं लिखेंगे, बाकी पूरा लिख देंगे। ठीक है, ओके। क्योंकि इस बार अनुपात नहीं है, इस बार दोनों इक्वल है। इक्वल हो तो दोनों को किसी एक के बराबर 0 रखना है, दोनों सेम है। तो 3x - 1 = 0, किसी भी ये हो चाहिए, वो बात है कि किसी के बराबर 0 रख लो। तो 3x - 3 = 0, क्योंकि बारी बारी मल्टीप्लाई हुआ तो 3x और -3। तो 3x = 3 उधर जाएगा तो प्लस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3.3, यानी x की वैल्यू आ गई 1, है ना। बहुत बढ़िया सोल्यूशन। ये था क्वेश्चन नंबर 18। तो आपकी लास्ट एप्लीकेशन 6ठी, इससे 2 क्वेश्चन होंगे, 19वां और 20वां। बहुत बढ़िया है। पहले अच्छे से पढ़ो कि इफ इन ए इक्वेशन ईच साइड कंटेन्स 2 फ्रैक्शन, यानी कि यदि किसी समीकरण के पक्ष में 2 पद हो, जैसे कि 1 2 1 2, दोनों में 2 पक्ष होना चाहिए, 2 पक्ष होंगे, 2 इक्वेशन होगी। ओके, तो एंड न्यूमरेटर एंड ईच फ्रैक्शन बी द सेम, और दोनों के अंश जो है न्यूमरेटर जो वो सेम होना चाहिए, 1 1 1 1। ठीक है, ओके। तो अगर ऐसा हो तो द सम ऑफ, ये भी साथ में होना चाहिए, न्यूमरेटर सेम होना चाहिए, इसके साथ में एक चीज और होनी चाहिए, वो क्या, कि द सम ऑफ द डिनोमिनेटर्स इन LHS फ्रैक्शन एंड सम ऑफ द डिनोमिनेटर इन RHS फ्रैक्शन आर द सेम। इन दोनों का हरों का योग, बाएं भाग के हरों का योग और दाएं भाग के हरों का योग बराबर होना चाहिए। कैसे, कि x और x 2x 2 और 6 8, x और x 2x 1 और 7 8, बिल्कुल बराबर है। अगर ऐसा है तो आर सेम, देन दैट इक्वल टू 0 विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो फिर हम उस इक्वेशन को, इस योग को 0 के बराबर रखने पर आंसर आ जाएगा। तो अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ पर न्यूमरेटर जो है, मतलब अंश जो है वो दोनों में 1 है, बराबर 1, जो कि समान है, जो कि समान है। ठीक है, विच इज इक्वल।
सेकंड में बात करूं, एक बार चेक कर लिया अपन ने भाई, अपन को तो चेक करने में पता चलेगा ना कि ये रूल इसके अंदर लग रहा है, तो एग्जाम के अंदर भी लिख के दिखाना है। फिर नेक्स्ट है x+2 + x+6, इसका योग यानी कि लिखना पड़ेगा सम ऑफ डिनोमिनेटर इन LHS बराबर होना चाहिए सम ऑफ डिनोमिनेटर इन RHS। ये LHS यानी कि हिंदी में लिख देना बाएं भाग के हरों का योग बराबर दाएं भाग के हरों का योग बराबर होना चाहिए। तो x+2 + x+6, देखो यहाँ पर प्लस था इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, माइनस होता है तो ही ब्रैकेट लगाना वरना नहीं लगाना। x+1 + x+7 ऐड करके देखो, ये x और x हो गया 2x, 2 और 6 8, x और x हो गया 2x, 1 और 7 8 बराबर है यस। अगर ऐसा है कि न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर का सम सेम, तो फिर ये पूरे एज इट इज लिखनी है वी नो दैट, हम जानते हैं कि। देखो मेरे आदत है कि मैं ज़बरदस्त ऑथेंटिक तरीके से करवाता हूँ, फुल्ली स्टेटमेंट के साथ, बेफिजुल में शॉर्ट ट्रिक नहीं, जहाँ पर आपके लाउ नहीं हुआ नहीं, क्योंकि मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 चाहिए रियल में। तो फिर ये ऐसा नहीं कि थंबल लगा के काम, थंबनेल लगा दिया 100 आउट ऑफ 100 पाओ ये सोल्यूशन करो, नहीं मिलेगा। जो मैं करवा रहा हूँ उससे 100% मिलेगा, बिना स्टेटमेंट के कैसे टीचर आपको मार्क्स दे देगा। तो उसके बाद हमें लिखना है कि हम जानते हैं कि, और ये पूरा लिखना पड़ेगा कि अगर, देखो इसको आप एज इट इज लिखने की छापने की जरूरत नहीं है, इसको ऑन वर्ड्स में लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि अगर जिसके अंश न्यूमरेटर समान हो, इक्वल हो, और डिनोमिनेटर का योग इक्वल हो दोनों फ्रैक्शन में, तो किसी भी ए के बराबर 0 रख सकते हैं। ये आप ऐसे ऑन वर्ड्स में लाइनें इसको अपने शब्दों बना के लिख देना, ठीक है। और फिर आप क्या करना, 2x + 8 = 0, किसी भी एक, क्योंकि दोनों तो बराबर है, बराबर 0 के देख लेना, ठीक है। यानी कि 2x बराबर -8, तो x की वैल्यू आ जाएगी -8/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4, आपका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है अगर मेरी टेक्निक समझोगे, क्योंकि मैं आपको इधर फॉर्मूला इधर सोल्यूशन, और क्या चाहिए। ऐसे लास्ट क्वेश्चन आपका 20वां, ये आप क्वेश्चन 20 तक कर लोगे तो मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं दुनिया में, आपको कोई वैदिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ करवा दिया। अगर सारे वीडियोज़ आप पुराने वाले जो मैंने 25-30 इस प्लेलिस्ट में बनाए, वो नए वाले भी देख लेना बाद में। नए वाले फिर आपके लिए कुछ मतलब ऐसा समझोगे ये तो कुछ ही नहीं है, क्योंकि जब इतने सारे डिटेल पढ़ ली तो वो तो आपके सामने क्या है। इसको अपन देखें तो न्यूमरेटर सेम, एक बात सही है, उसने कहा था कि प्रत्येक दोनों पक्षों में देख लो कि अंश परस्पर समान हो, न्यूमरेटर दोनों तरफ क्या हो, इक्वल हो। उसके बाद हमें क्या करना है, सेम थ्योरी है वही, क्या कि न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर 1 जो कि सेम है, वो बात मतलब वही 90 वाली थ्योरी लिख देना। फिर वही सेम लिखना है कि इसका सम और इसका सम, दोनों थ्योरी LHS RHS, ठीक है। तो अभी मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ आपको सीधा, यानी कि x - 4 + x - 6 बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड वाले हरों के, ठीक है। 2 लाइनें लिखनी है, आपको समझ गए होंगे कौन सी, जो पिछले 1900 में क्वेश्चन लिखी थे ना, वही थ्योरी इसकी है। तो x और x हो गया 2x, -4 और -6 -10, x और x 2x, -2 -8 -10, ठीक है। तो अब क्या करो, x की वैल्यू एक तरफ ले लो, ज़रूरत नहीं है, सॉरी बोल गया मैं, दोनों को क्या करना है, बराबर करना है, क्या बराबर है होने चाहिए। अगर ऐसा न्यूमरेटर सेम है, दोनों में देख लो बोले 1 1 1 आ रहा है, यानी कि अंश, न्यूमरेटर का मतलब अंश एक जो कि समान है, विच इज इक्वल। इसके बाद में आप क्या लिखना है कि सम ऑफ डिनोमिनेटर इन LHS, यानी कि बाएं भाग के हरों का योग बराबर सम ऑफ डिनोमिनेटर इन RHS, यानी कि दाएं भाग के हरों का योग। फिर दोनों का योग कर लिया, सम कर लिया, बराबर आ रहा है। फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, या फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू सूत्र भी लिख सकते हो, हम जानते हैं कि। और ये एज इट इज थ्योरी जो मैंने आपको पिछली बार बताई थी, अपने शब्दों में लिख देना कि हम जानते हैं कि अगर कोई दो भिन्न में अंश समान हो, न्यूमरेटर इक्वल हो, दो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इक्वल हो, एंड दोनों के बाएं भाग के हरों का योग, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर का सम, और दाएं भाग के हरों का योग, यानी कि राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर का योग बराबर हो, तो किसी भी एक सम के बराबर 0 रखने पर सॉल्यूशन हो जाता है। तो यानी कि अब हम ये 2 लाइन लिखने के बाद अपन सॉल्यूशन कर देंगे, 2 लाइन हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देना। इसके बाद अपन
2x माइनस 10 बराबर 0, या फिर इसके दोनों में से किसी एक के बराबर रख लो। तो 2x इक्वल्स टू 10, क्योंकि 10 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे 10/2, यानी कि x की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त वैदिक मैथ्स मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, आई होप आपने अगर मेरे सारे वीडियो और कहीं ना भटक के सारे वीडियो मेरे सोल्यूशन से करें तो आपको वैदिक बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत मज़ेदार लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। जब तक आप पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।